लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, दैट इज आवर न्यू यूनिट। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स वो कंपाउंड और वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं, एमिट करते हैं रेडिएशंस, और जो यूज किए जाते हैं मेडिसिन के अंदर, जो हमारे मेडिकल थेरेपी उसमें यूज किए जाते हैं, वो होते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। इसकी डेफिनेशन लिखिए, द सब्सटेंस और कंपाउंड which emits radiations and are used in medicines या फिर मेडिकल थेरेपी में is known as radio pharmaceuticals. The substance or compound which emits radiation and are used in medical therapy या फिर medicines में is known as radio pharmaceuticals. जो हमारे पास कुछ नाम सुने होंगे जैसे कि रेडियो आइसोटोप्स हो गए, रेडियो आइसोटोप्स ये टर्म है, टर्म्स सच एज रेडियो आइसोटोप्स और हो गए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रेडियो न्यूक्लियाइड्स, एंड जो आइसोटोप्स होंगे हमारे पास, ये क्या करते हैं, ये हमारे पास जो एमिट करते हैं रेडिएशंस, ये टर्म्स हम सुन सकते हैं, सुन चुके होंगे या फिर हमने कभी तो सुनी, रेडियो आइसोटोप्स हो गए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रेडियो न्यूक्लियाइड आइसोटोप, ये उन्हीं के लिए यूज की जाती हैं जो क्या करते हैं, एमिट्स करते हैं रेडिएशन, जो रेडिएशन एमिट्स करते हैं उनके लिए हम बोलते हैं रेडियो आइसोटोप्स हैं। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, रेडियो न्यूक्लियाइड्स है या फिर आइसोटोप्स है। उसके बाद हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में कुछ टर्म्स यूज करते हैं, जैसे कि हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसे टर्म्स यूज करते हैं। तो ये क्या करती है, स्ट्रक्चर बनाती है एटम्स का। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है कैसे बनता है, वो एटम है वो बनता है सब एटॉमिक पार्टिकल से, यानी कि एटम बड़ा एटम है उसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एटम कंस्टिट्यूट करता है क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अब उस सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं, जैसे कि हो गया न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास प्रोटॉन। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस देखिए, अगर मैं तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो ये क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जिनको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स। उसके बाहर आउटर शेल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो जो हमारे पास प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो क्या कहाँ होते हैं, आउटसाइड द न्यूक्लियस,
यानी कि जो ऑर्बिट में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं हमारे पास ऑर्बिटिंग जो एटम्स है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। जो ऑर्बिट में मूव करते हैं, घूमते रहते हैं, वहां पड़े हैं, वहां उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद है हमारे पास न्यूट्रॉन। जो हैवी पार्टिकल्स है, जो हैवी पार्टिकल्स है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? इसका मास में क्या फर्क होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। न्यूट्रॉन का मास किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर। न्यूट्रॉन क्या होता है? हैवी चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज नहीं होते, हैवी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसका जो मास है वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर। तो ये थे हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो बेसिक डेफिनेशन ही यही है, तो जो हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में यूज करें, ये टर्म्स है, ताकि हमें थोड़ा सा क्या उसका ब्रीफ डिस्कशन हो जाए कि क्या क्या होता है। उसके बाद हम इस रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है एटॉमिक नंबर। टर्म एटॉमिक नंबर भी सुनी होगी आपने। क्या होते हैं? जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? जो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ही क्या होगा? उसका एटॉमिक नंबर होगा। उसके बाद हमारे पास आती है जो एटॉमिक नंबर है वो सबका क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे पेरियोडिक टेबल है, उसके जितने भी एलिमेंट है सबका एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। उसके बाद आती है हमारे पास टर्म, दैट इज मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो किसके अंदर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। Sum of number of protons and number of neutrons वो होता है मास नंबर। हम मास नंबर को डिनोट कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर आपने किसी एलिमेंट की को डिफाइन किया हो तो कैसे लिखा जाता है? हमेशा जैसे कि अगर हमें कोई एलिमेंट लिखना है तो हम क्या लिखेंगे उसको? कोई भी एलिमेंट मान लिया x है, तो यहाँ पे आता है उसका एटॉमिक नंबर, यहाँ पे आता है मास नंबर। तो जितना भी एटॉमिक नंबर होगा वो लिखा जाएगा लेफ्ट साइड के नीचे की तरफ, और जो मास नंबर है वो लिखा जाएगा लेफ्ट साइड के ऊपर की तरफ। जो ये इधर वाली साइड है, जो हम यहाँ पे ये छोड़ते राइट साइड की तरफ, तो जो बॉटम है वो तो हम लिखते हैं कि कितने कंपाउंड कलेक्टिवली लिखे। जैसे कि अगर O2 लिखा जाए तो O2 में क्या है? यहाँ पे लिखते हैं हम 2। अगर किसी कोई मॉलिक्यूल है वो 2 कंपाउंड से है तो हम बोलेंगे 2। अगर उसका कोई चार्ज है तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा जैसे कि 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो लिखा जाए एटॉमिक नंबर हमेशा यहाँ लिखा जाता है लेफ्ट साइड के बॉटम में, एंड जो मास नंबर है दैट इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, जो अप है ऑफ द लेफ्ट साइड। तो ये थी इसकी डोनेशन डिनोट हम कैसे करते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास चांस आते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है आइसोटोप। मेन क्या है इसके अंदर? आइसोटोप्स। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं। आइसोटोप्स कौन से होते हैं? जिनका क्या
सेम तो हो एटॉमिक नंबर, आइसो मतलब सेम, टॉप्स एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर। वो होते हैं हमारे पास आइसोटोप्स। अब जो आइसोटोप्स है उनको डिफाइन तो मैंने बताई थी कैसे करते हैं। आइसोटोप्स में जैसे कि कोई भी कंपाउंड ले लिया, हम लेते हैं एक्स और वाई, तो अगर जैसे इसका एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, ए एंड ए ये सेम रहेगा, बट जो मास नंबर है वो वेरी करेगा। जैसे कि एक्स का मास नंबर ए है, आइसोटोप्स में कंपाउंड भी सेम होता है, एक्स का एटॉमिक नंबर सेम रहता है बट मास नंबर चेंज होता है। जैसे यहाँ पे ए है, अगर मास नंबर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। ये क्या होता है आइसोटोप्स होते हैं जिनका क्या हो एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहे बट मास नंबर क्या हो जाए डिफरेंट हो जाए। तो ये हमारे पास आइसोटोप्स हो। अब आगे आइसोटोप्स के अगर हम एग्जांपल देखें तो कैसे, जो कार्बन है आइसोटोप्स को आगे किसमें डिफाइन किया गया, दो क्लासेस में। जैसे एक हो गया स्टेबल आइसोटोप्स, एक हो गया रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। जो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं वो हमें क्या मिलते हैं, नेचर के अंदर फ्रीली मिल जाते हैं। क्लासिफाई इनटू टू पार्ट्स, दैट इज स्टेबल आइसोटोप्स एंड रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। जो स्टेबल आइसोटोप्स है वो तो मैंने मिल जाते हैं, बट जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनको हम अनस्टेबल भी बोल सकते हैं कि वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। जैसे कि कार्बन लेते हैं, तो कार्बन वैसे नॉर्मली प्रेजेंट होता है 6C12 की फॉर्म में। कार्बन प्रेजेंट होता है C612। इसका मतलब क्या है, 6 तो क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो 6 + 6 इसका 12 क्या हो गया, मास नंबर हो गया। उसके बाद इसका आइसोटोप्स है C613, क्योंकि एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, तो ये क्या है इसका आइसोटोप है। 13C6 तक भी क्या होता है, स्टेबल होता है, बट जो 14C6 है, जो 14C6 है दैट इज अनस्टेबल होता है, उसको हम बोलते हैं रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। ये है हमारे पास अनस्टेबल रेडियोएक्टिव आइसोटोप। ये दोनों हमारे पास क्या है, स्टेबल आइसोटोप्स। तो कार्बन हमें मिलता है 12C6 की फॉर्म में, 13C6। जो 14C6 है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। उसके बाद क्या है हमारे पास आयरन। आयरन वैसे प्रेजेंट होता है 26Fe14। Fe क्या, आयरन को हम डिनोट करते हैं Fe से। तो Fe प्रेजेंट होता है 26Fe54। ये क्या है, स्टेबल है। जो 26Fe56 है वो भी स्टेबल है, 26Fe57 है वो भी स्टेबल है, 26Fe58 है वो भी स्टेबल है। 56 57 ये क्या है, स्टेबल। उसके बाद जो हमारे पास है, अगर आयरन प्रेजेंट हो 55 मास नंबर में तो वो क्या होता है, अनस्टेबल, या फिर 59 में प्रेजेंट हो। जैसे हम देखो 54 के बाद 56 स्टेबल है बट 55 अनस्टेबल है, तो क्या है 55 Fe 26 एंड 59 Fe 26, ये क्या है, अनस्टेबल ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। ये थे आयरन के। उसके बाद अगर हम देखें फास्फोरस के, तो फास्फोरस हमारे पास प्रेजेंट होता है 1531 में, 15 फास्फोरस 31।
फॉस्फोरस। उसके बाद है क्या है हमारे पास आयोडीन। आयोडीन हमें मिलता है वैसे तो 53, 130, 127 की फॉर्म में आयोडीन मिलता है हमें 127 मास नंबर के साथ, जो क्या हमारे पास स्टेबल होता है 53। ये है हमारे पास स्टेबल। बट अगर यही आयोडीन 53 के साथ प्रेजेंट हो 131 में, आयोडीन 131 में प्रेजेंट हो तो ये होता है अनस्टेबल रेडियोएक्टिव आइसोटोप। आइसोटोप्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने बताया कि मास नंबर क्या है डिफरेंट है, बाकी सब सेम है, तो क्या होता है ये आइसोटोप हो गया। आयोडीन के हो गए। उसके बाद क्या है, टाइप्स क्या है रेडियोन्यूक्लियाइड्स के। रेडियोन्यूक्लियाइड्स है जो हमारे पास, वैसे अगर देखी जाए तो रेडियोएक्टिविटी टर्म कहां से आई, किसने दी है? रेडियोएक्टिविटी टर्म दी है हेनरी बैकरल ने। जो रेडियोएक्टिविटी है क्या होती है वो, मतलब कि जब रेडिएशन एमिट्स होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं? रेडियोएक्टिविटी बोलते हैं। तो रेडियोएक्टिविटी टर्म दी है हेनरी बैकरल ने। हेनरी बैकरल ने। अब जो जैसे कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हो गए, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं कि जब जैसे मान लो कि कोई कैंटर है, कोई ट्रक है, उसको सेब या फिर किसी भी फ्रूट से भरा हुआ है, कोई भी सेब से, मान लो सेब से वो क्या हुआ, भरा हुआ फुल। अगर उसके अंदर हम और डाल, उसकी लिमिट से ज्यादा सेब डाल दे तो क्या होगा, और जहां अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले बहुत सारे सेब क्या है गिराता जाएगा रास्ते में। यही होता है, अगर लिमिट से ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, वो गिराता जाएगा अपने मतलब जो एक्स्ट्रा है वो क्या हो जाएंगे, गिरते जाएंगे रास्ते में। तो कितने पहुंचेंगे, जितने उसके अंदर स्टेबल थे, मतलब जितने उसके अंदर आ सकते थे उतने ही पहुंचेंगे। तो इसी तरह से जैसे कोई न्यूक्लियस है, उसके अंदर अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, बहुत सारे प्रेजेंट हो जाए तो क्या करते हैं उसको, फिर वो क्या करेगा, मतलब कि अपने आप को स्टेबल करना चाहे वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो क्या करेगा, रेडिएशंस एमिट करेगा, पार्टिकल्स एमिट करेगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स है उनको रिमूव करेगा, रिलीज करना चाहेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अब जैसे कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास। तो जो 89 के बाद वाले हैं, 89 से 89 के बाद वाले हैं जो 118 तक, वो सारे हमारे पास क्या है, रेडियो एलिमेंट्स हैं। क्या है वो सारे रेडियो एलिमेंट्स। जो 89 के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो सारे क्या है, रेडियो एलिमेंट्स हैं। अब जैसे कि कोई जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर अगर क्या हो, बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो जाए ये अल्फाबेट, मतलब कि पार्टिकल बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या करेगा वो, मान लो इसके अंदर बहुत ज्यादा होगी, इसकी कैपेसिटी से ज्यादा एटम्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, तो क्या करेगा ये अल्फा पार्टिकल निकालेगा। 3 टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल निकालेगा, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेडिएशन। ये रेडिएशंस हैं। तो ये क्या करेगा, एमिट कर देगा, अल्फा जो रेडिएशन है उसको एमिट कर देगा, बीटा रेडिएशन को एमिट कर देगा, गामा रेडिएशन को एमिट कर देगा। अब रेडियोएक्टिव रेज भी बोल सकते हैं उनको, अल्फा बीटा एंड गामा, क्योंकि क्या कर रहे हैं, रेज की फॉर्म में एमिट हो रहे हैं, पार्टिकल्स में रेज की फॉर्म में एमिट हो रहे हैं। तो जैसे कि इनमें चार्ज क्या क्या होगा, देखिए अगर हम अल्फा बीटा एंड गामा पे, और यहाँ पे लगे हैं एनोड, कैथोड। ये यहाँ पे कुछ पॉलीथीन, कुछ लिफाफा टाइप मतलब कुछ भी लगा हुआ है एक्स्ट्रा अलग चीज से। यहाँ से कोई भी ये जो हमारे पास एलिमेंट है जिसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो है
तो जब इसमें से क्या होंगी, रेज एमिट होंगी, तो कुछ तो यहाँ जाएंगे, कुछ यहाँ जाएंगे, कुछ सीधी एमिट कर जाएंगे। तो जो रेज मतलब कि पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है, तो ये उसके ऊपर हम क्या मानेंगे कि उसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो जो बीटा पार्टिकल्स है हमारे पास, बीटा रेज है, वो मूव करती है हमारे पास एनोड की तरफ, बीटा, उसके ऊपर फिर अब वो बीटा मूव कर रही है तो इसका मतलब उस पर चार्ज क्या है, नेगेटिव। जो अल्फा है वो मूव कर रही है हमारे पास कैथोड के पास, यानी कि उसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। जो सीधी पेनिट्रेट कर रही है, जो सीधी जा रही है, वो है हमारे पास गामा रेज। इसका मतलब क्या है, गामा रेज के पास कोई चार्ज नहीं होता, गामा रेज इज नो चार्ज पार्टिकल्स, मतलब कि कोई चार्ज नहीं होता। अल्फा के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा के पास नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या होता है अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। जो अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, कंपोज हो जाते हैं। जो अल्फा है उसको हम बोल सकते हैं हीलियम न्यूक्लियस। जो अल्फा है तो वो क्या निकालेगा, 2 हीलियम 4, इसके बराबर होता है, अल्फा होता है इसके बराबर। तो जब अल्फा अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो तो क्या आ जाएगा, हीलियम 2 पॉजिटिव की फॉर्म में, तो इसलिए क्या होता है, अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इसी वजह से। तो अल्फा प्रेजेंट होता है 2 हीलियम 4 में, यानी कि अल्फा जो है अगर कभी भी किसी कंपाउंड से निकलेगा, एलिमेंट से निकलेगा, तो वो इतना का चेंज लेके आएगा उसके अंदर, मतलब कि 2 एटॉमिक नंबर में चेंज एंड 4 इज मास नंबर में चेंज। तो जो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स निकाल दे, क्योंकि मास नंबर 4 है तो यानी कि 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उसके अंदर, 2 क्या है, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो यानी कि जो दो प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स निकल जाए अगर किसी एलिमेंट्स में से, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, उसमें से क्या निकली है, अल्फा रेज निकली है। आइडेंटिकल है किसके से आइडेंटिकल है, हीलियम न्यूक्लियस से आइडेंटिकल है। उसके बाद क्या है, ये हैवी होता है, अल्फा जो है वो बहुत ज्यादा हैवी होता है, इसलिए क्या करता है, वो स्लोली मूव करता है। अल्फा मूव्स स्लोली बिकॉज इट इज वेरी हैवी, बहुत ज्यादा हैवी होने की वजह से क्या करता है, स्लोली मूव करता है। उसके बाद क्योंकि स्लो मूव करता है तो क्या है, पेनिट्रेट भी लिस्ट करता है। मतलब कि पेनिट्रेट क्या होता है कि किसी चीज में से क्रॉस कर जाना या फिर पास कर जाना। तो ये सिर्फ कितना करता है, 0.02 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट। ये हम अप्रोक्स लेके चल रहे कि लिस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है तो क्या है, बहुत कम पेनिट्रेट करता है ये। फिर उसके बाद जो है या फिर 0.02 से फिर 1 सेंटीमीटर तक भी कर जाता है पेनिट्रेट, 1 सेंटीमीटर तक भी शायद कर सकता है जो अल्फा है हमारे पास पार्टिकल। उसके बाद ये हैवी होता है, इसलिए क्या करता है, स्लोली मूव करता है एंड पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है, इसलिए ये पेनिट्रेट करता है टिश्यू के अंदर, बहुत आसानी से नहीं करता पेनिट्रेट। उसके बाद है बीटा पार्टिकल। जो बीटा पार्टिकल है उस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, क्योंकि वो अगर एनोड की तरफ जो मूव कर रहे हैं दैट इज बीटा पार्टिकल, बीटा चार्ज, बीटा रेज, एंड उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव। तो यानी कि बीटा में अगर नेगेटिव है तो वो क्या करेगा, कंपाउंड के अंदर एक नेगेटिव का फर्क लेके आएगा, मतलब कि एटॉमिक नंबर में क्या फर्क होगा, उसका मास नंबर में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन उसके एटॉमिक नंबर में एक नेगेटिव का चेंज आ जाएगा। उसके बाद बीटा क्या होता है, बीटा की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, बीटा है जो हमारे पास बहुत ज्यादा हैवी नहीं होता, इसको यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, एक ही चार्ज का फर्क लेके आता है, यूनिट नेगेटिव चार्ज का। उसके बाद ये बहुत ज्यादा मास नहीं होता, इसका नेग्लिजिबल मास होता है, बट क्या होता है, एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा हाई होती है। मास नेग्लिजिबल होता है बट एनर्जी इज वेरी हाई, वेलोसिटी वेरी हाई होती है। तो क्या करते हैं, पेनिट्रेट इजीली कर जाता है, मतलब कि अल्फा से तो अच्छा बेटर पेनिट्रेटिंग पावर है इसकी। ये हमारे पास वो 1 सेंटीमीटर से कम तक करता है, ये 1 सेंटीमीटर तक कर जाता है इजीली, 1 सेंटीमीटर तक तो इजीली कर जाता है बीटा पार्टिकल। उसके बाद जो है हमारे पास पेनिट्रेटिंग, हम कह सकते हैं कि क्या है, बीटा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है देन अल्फा पार्टिकल से। अब जो गामा रेज है वो तो सीधी चलेगी, ना तो वो पॉजिटिव की तरफ गई ना वो नेगेटिव की तरफ गई। इसका मतलब क्या है, गामा रेज में कोई चार्ज नहीं है। तो गामा रेज की प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे कि इट हैज नो चार्ज, उनके पास कोई चार्ज नहीं होता। इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, वो अल्फा से और बीटा से, क्योंकि वो किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं लेके आता। उसके बाद जैसे विजिबल लाइट होती है उसी तरह से गामा रेज होती है, जैसे वो पेनिट्रेट कर जाती है, मतलब कि गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा हाई होती है। गामा रेज पेनिट्रेट कर जाता है जो अल्फा और बीटा से बहुत ज्यादा हाई होती है इसकी पेनिट्रेटिंग पावर। जो क्या शॉर्टर वेवलेंथ तक भी क्या हो जाती है, विजिबल होती है, गामा रेज विजिबल होती है शॉर्टर वेवलेंथ तक भी, उनकी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, मच ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर होती है, वो पेनिट्रेट कर जाती है टिश्यू में अबाउट 100 सेंटीमीटर तक, ये करती है हमारे पास 100 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट।
बाद जो और 10,000 टाइम्स मोर पेनिट्रेट कर जाती है देन अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। ये हमारे पास पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, उनसे क्या कर जाती हैं, बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर जाती हैं। तो ये थे हमारे पास अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल, जो क्या है हमारे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स के पार्ट्स हैं। जो हमारे पास क्या है टर्म्स है, ये रेज है निकलती है, जो रेडियो एक्टिव रेज है वो है। उसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड्स देखें तो टाइप्स ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड्स क्या है, मतलब कि जैसे कि रेडियो न्यूक्लियाइड्स है वो हमें दो टाइप से मिलता है। फर्स्ट क्या है नेचुरल एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल। दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल रेडियो न्यूक्लियाइड्स कौन से होते हैं, जो हमें नेचुरली मिलते हैं, जो हमें नेचर के अंदर मिलते हैं, दैट इज नेचुरल रेडियो न्यूक्लियाइड्स। आर्टिफिशियल न्यूक्लियाइड्स कौन से होते हैं, जो हम प्रोड्यूस करते हैं, लैब के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, या फिर किसी स्ट्रक्चर या फिर किसी मतलब हमारे एक्सपेरिमेंट में अगर रेस प्रोड्यूस हो रही है, रेडियो न्यूक्लियाइड्स प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज आर्टिफिशियल रेडियो न्यूक्लियाइड्स। आर्टिफिशियल रेडियो न्यूक्लियाइड्स में अगर हम देखें जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है, कंट्रोल्ड मैनर में अगर वो काम कर रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर अगर कंट्रोल्ड मैनर में काम कर रहा है, जैसे कि रिएक्टर इरेडिएशन होगी या फिर जो साइक्लोट्रॉन इरेडिएशन होगा, उसके अंदर जब रेडिएशंस प्रोड्यूस होती है, जो न्यूक्लियाइड्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रेडियो न्यूक्लियाइड्स। जैसे कि जो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स है उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, यूरेनियम। तो ये हमारे पास क्या है, रेडियो न्यूक्लियाइड्स। तो ये टर्म्स जो हमने पढ़ी है, आगे वो टर्म्स आई जो अल्फा बीटा गामा रेस थी, वो टर्म्स थी, रेडियो नेचर थे रेडिएशंस के, थ्री टाइप्स क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा, उसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, टाइप्स ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड्स पढ़ लिया हमने, बेसिक जो थिंग्स थी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की, रेडियो एक्टिविटी की, वो हमने पढ़ ली। आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।